हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट्स में आपको 20 क्वेश्चंस कराता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। और ये 20 क्वेश्चंस नहीं होते फ्रेंड्स, इसका आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखना, एडिशनल पॉइंट्स के साथ देखना, तो आपको 50 के आसपास ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप पढ़ के तो देखो, आप किसी भी चैनल से पढ़ते हो तो वहां का एक्सप्लेनेशन देखना और यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखना, कितने क्वेश्चंस ज्यादा यहाँ पर आपको सीखने को मिलते हैं। और यदि गाइस हमारे चैनल्स की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड तीन होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर है? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। अब मेटालॉइड क्या होता है? जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर भी होते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होते हैं। हीट बढ़ने के साथ मेटालॉइड्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है, इसको याद रखना है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि ये ऊष्मा, विद्युत, इन सभी के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वहीं मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, इसे आपने याद रखना है। तो यहाँ पर नॉन मेटल की बात चल रही है, सभी क्या है? नॉन मेटल। हीरा नॉन मेटल है, वहीं मार्बल नॉन मेटल, कोयला नॉन मेटल। अब ग्रेफाइट क्या है? ये भी नॉन मेटल है, ये कार्बन का एलोट्रोप है। क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है और यह इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इसको याद रखना है। ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। और ग्रेफाइट आपको इजीली देखने को कहाँ मिल जाएगा? पेंसिल्स में जो आप यूज करते हो लिखने के लिए, उसमें क्या लगा होता है? ग्रेफाइट लगा होता है। अब ग्रेफाइट से याद रखना है ये कार्बन का एलोट्रोप, वहीं हीरा भी क्या है? कार्बन का एलोट्रोप। और हीरे से एक क्वेश्चन याद रखना है कि हीरे में चमक किसके कारण होती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरे में चमक होती है, इसको भी याद रखना है। और कार्बन कैलोट्रोप से C60 को आपने याद रखना है। C60 को क्या बोला जाता है? बकमिंस्टर फुलरेंस बोला जाता है, इसको भी याद आपने रखना है। एक क्वेश्चन और बता दूं ग्रेफाइट से, लेड पेंसिल में लेड पाया जाता है या नहीं पाया जाता? तो लेड पेंसिल में लेड नहीं पाया जाता। ये वही पेंसिल है जो आप घरों में यूज करते हैं, तो उसमें लेड होती कहाँ है? सिर्फ ग्रेफाइट और ऊपर से एक लकड़ी चढ़ी होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो राइट आंसर न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। और न्यूटन ने क्या दिया था? लॉ ऑफ मोशन दिया था, इसको याद रखना है। जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क और एनर्जी की। वही कूलम की बात करें तो कूलम होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर महावीर जैन जैन धर्म के संस्थापक थे और ये 24वें गुरु थे जैनिज्म धर्म में, इसको भी याद रखना है। पहले गुरु कौन थे? ऋषभ देव पहले गुरु थे, वहीं अजीतनाथ दूसरे गुरु थे। ऋषभ देव पहले, अजीतनाथ दूसरे। और पार्श्वनाथ की यदि हम बात करें तो ये 23वें गुरु थे जैन धर्म में, इसको भी आपने याद रखना है। वहीं महावीर जैन से आप क्या याद रखेंगे कि महावीर जैन को ज्ञान कहाँ मिला था? ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर जैन को। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वहीं महावीर जैन ने 5 नियम बनाए थे, जीवन के 5 सिद्धांत दिए थे। और पहला क्या था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत किसने दिए थे? महावीर जैन ने, इसको आपने याद रखना है। और वहीं महावीर जैन को जिन कैवल्य नाम से भी जाना जाता है, इनका मतलब क्या होता है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको क्या बोलते हैं? जिन कैवल्य बोलते हैं, इसको भी आपने याद रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इसको आपने याद रखना है। और वहीं डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं? तो 4 पिलर होते हैं। ये पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और फोर्थ क्या होगा आपका? प्रेस। ये 4 पिलर होते हैं, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। इसको आपने याद रखना है। वहीं लॉर्ड मेयो से आप क्या याद रखेंगे कि लॉर्ड मेयो ने सबसे पहली बार जनगणना करवाई थी भारत में, और कब करवाई थी? 1872 में। इसको याद रखना है। अब लॉर्ड डलहौजी से आपने क्या याद रखना है कि हड़प की नीति कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड डलहौजी लेके आया था हड़प की नीति। इसको याद रखना है। और वहीं इंडिया में रेलवे सेवाएं किसने शुरू करवाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे सेवाएं शुरू करवाई। कब करवाई थी? 16 अप्रैल 1853 को। कब करवाई? 16 अप्रैल 1853 को। और पहली ट्रेन कहां से कहां चली? मुंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चली थी, जिसकी लंबाई कितनी रही? 34 किलोमीटर यह ट्रेन चली थी। इसको भी आपने याद रखना है। और ट्रेन का नाम क्या था? तो फेरी क्वीन नाम था भाई ट्रेन का। इसको भी याद रखना है। डलहौजी से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। डाक सेवाएं भी किसने शुरू करवाई? लॉर्ड डलहौजी ने। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक से आप क्या याद रखेंगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। इसको भी याद रखना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून भी पारित किया था। और वो कानून कब पारित हुआ था? 1829 में वह कानून पारित हुआ था। इसको भी याद रखना। कब हुआ? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सा भारतीय नेता शामिल हुआ था? तो राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुए? 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इसको आपने याद रखना है। और वहीं जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे इंग्लैंड में, तो वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसको याद रखना है। अब ये किस एक्ट के तहत हुई? तो 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही न्यायालय की स्थापना होती है। इसको आपने याद रखना है। और इसी एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसको भी आपने याद रखना है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ही एक ऐसे गवर्नर रहे जिन पर महाअभियोग चलाया गया, यानी कि इम्पीचमेंट चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पे। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं न्यायालय से आप क्या याद रखेंगे कि न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य था और 3 उनके सहयोगी थे। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? इसको भी याद रखेंगे। सर एलिजा एम्पे नाम था मुख्य न्यायाधीश का। वहीं 3 एडिशनल न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये 3 एडिशनल न्यायाधीश थे। इसको आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो भारत को 2 भागों में बांटती है? तो राइट आंसर, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। और ये 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है भारत के। इसको आपने याद रखना है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और इसका एक ट्रिक है। क्या है इसका एक ट्रिक है? उसको याद रखना है। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक को आपने याद रखना है। म से क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, और यही म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, और
छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ये 8 राज्य हो गए। और इसकी ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर प्रशांत महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको याद रखना है। और ग्रेट बैरियर रीफ वैसे अगर महासागर न दिया हो, आपको कंट्री दिया जाए, तो वहां पर आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको आपने याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और महाद्वीप भी है, इसको भी आपने याद रखना है। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में व्यवस्थित है? तो राइट आंसर तमिलनाडु राज्य में व्यवस्थित है कोरोमंडल समुद्री तट, इसको आपने याद रखना है। पहले इसको चोल मंडल के नाम से भी जाना जाता था, बट इसे अब कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना है। और आंसर तमिलनाडु, यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश होता तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों आ जाता, क्लियर है। तो ऑप्शंस में एक ही आएगा, या तो तमिलनाडु होगा या फिर आंध्रा, बट मेनली आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और दूसरी नदी निकलती है सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। सोन नदी बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है, क्लियर है। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर हो गई, कौन सी? सोन। और नर्मदा नदी कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है, और ये गुजरात में चली जाती है, क्लियर है। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है, और सरदार सरोवर डैम से कौन संबंधित है? मेघा पाटकर, इसको भी आपने याद रखना है। और ये आंदोलन कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको भी याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अयोध्या किस नदी के किनारे व्यवस्थित है? तो राइट आंसर सरयू नदी के किनारे अयोध्या व्यवस्थित है। आपने देखा होगा रामायण, तो वहां पर श्रवण कुमार को तीर कौन सी नदी के किनारे दशरथ जी मारते हैं? तो वो सरयू नदी के किनारे ही तीर मार देते हैं। तो ये सरयू नदी के किनारे क्या है? अयोध्या, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? अब कोयला 4 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का कोयला होगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अब सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, सबसे बढ़िया वाला कोयला होता है। और सबसे घटिया कोयला पीट कोयला, सबसे घटिया कोयला होता है। अब बात आती है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर लिग्नाइट को बोला जाता है भूरा कोयला, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी बजाने वाला यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, इसको आपने याद रखना है। अब वाद्य यंत्र वीणा से आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, समुद्रगुप्त ने सिक्के चलवाए, उस पर वो वीणा वादक के रूप में चित्रित था, इसको भी याद रखना है। और साथ ही समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन और याद रख लेंगे कि भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त किस वंश का था? गुप्त वंश का। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, इसको भी याद रख लेंगे, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन से कितनी नॉलेज मिलती है आपको, आप खुद देख सकते हो। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर बिहार राज्य से संबंधित है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना है। और विवेकानंद से आपको क्या क्या जानकारियां मिल जाती हैं कि विवेकानंद का रियल नेम क्या था, यानी कि मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, इसको याद रखना है। और इन्होंने 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में इंडिया को लीड किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने, इसको आपने याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, और कब की थी? 1 मई
1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और ये किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर इसका क्या है और इसके पीछे क्या लक्ष्य था और इसकी शुरुआत किसने की? सारे पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं। तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरुआत होती है इसकी और चतुर्दशी को इसका समापन हो जाता है इस त्योहार का, यानी कि गणेश चतुर्थी का। अब इसके पीछे लक्ष्य क्या था गणेश चतुर्थी को शुरू करने के पीछे? तो हिंदू धर्म को संगठित करना था। और ये किसने काम किया? बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए इस त्योहार की शुरुआत की थी। इसको आपने याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो राइट आंसर श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। वहीं बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। इसको भी याद रखना है। बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 बीसी और इनकी मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कुशीनगर में। इसको भी आपने याद रखना है। और वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे, वहीं निरंजना नदी के पास कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो राइट आंसर अशोक ने सांची स्तूप बनवाया। अशोक किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। अशोक मौर्य वंश का था। इसको भी याद रखेंगे। और अशोक ने क्या बनवाया? सांची स्तूप बनवाया। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? यानी कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? 320, 22, 24 और 26। इसका राइट आंसर क्या है? इसको आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नहीं आता कोई बात नहीं, कल हम इस क्वेश्चन को देख ही लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपसे कल पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो राइट आंसर अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसको आपने याद रखना है। और ये कहां से कहां तक है? ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है ये पर्वत श्रेणी। इसको आपने याद रख लेना है। वहीं एक क्वेश्चन आपको एडिशनल बता देता हूं कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन दिल्ली का क्या? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो रायसीना हिल्स पर है। रायसीना हिल्स पर है कौन सी? राष्ट्रपति भवन। इसको भी आपने याद रखना है। ये एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट्स आज का? और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो। और फ्रेंड्स, आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करो। 50 क्वेश्चन के आसपास डेली आप करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा ही होगा और इस बार आप सक्सेस होगे ही होगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।